हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैंने पिछले वाला लेक्चर इसीलिए छोटा रखा था क्योंकि मुझे एक स्पेशली एमपीएन को पढ़ाने के लिए एक लेक्चर चाहिए था ताकि सर्च में भी आपके आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ढंग से पढ़ना क्योंकि आपको मैक्सिमम जो लेक्चर मिल रहे हैं ना, वो या तो आपको आधी नॉलेज दे रहे हैं या फिर गलत नॉलेज दे रहे हैं। क्योंकि मैंने रिसर्च किया था एमपीएन के ऊपर, तो मैंने देखा जो लेक्चर आपको मिल भी रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं, वो आपको ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, आधी नॉलेज दे रहे हैं वो। तो प्लीज ढंग से सुन लेना। तो यहां पर क्या होता है, पहले एमपीएन से पहले मैं आपको बता देता हूं माइक्रोब्स के बारे में, एमपीएन टेस्ट क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसके बाद हम यहां पर आएंगे। तो यहां पर क्या होता है, जो आपके माइक्रोब्स होते हैं वो आपके हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं एरोबिक, एक होते हैं एनएरोबिक। ये तो बचपन में भी पढ़ा होगा, तो रिवाइज करा देते हैं। एरोबिक क्या होते हैं, जो वर्क करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिक क्या होते हैं, जो वर्क करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब सुनिए इसको बहुत ढंग से। यहां पर जो आपके एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं पानी के अंदर, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो अटैक करते हैं आपके ऑर्गेनिक मैटर पे। ये चीज मैंने आपको पहले भी बता रखी थी। क्यों अटैक करेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, उसको डीकंपोज करेंगे। बिकॉज यहां पे ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये आपका सोर्स ऑफ एनर्जी काम करता है। दिस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द माइक्रोब, इसलिए इस पे अटैक करते हैं, इसको डिकंपोज करते हैं और मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो एरोबिक माइक्रोब्स होंगे उनका रेट ऑफ डिकंपोजिशन जो होगा, यहां पे लिख भी देता हूं। अगर आपको ये पूरी पीडीएफ, जैसे ये मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम कम्युनिटी दोनों जगह डाल दूंगा। आपको चाहिए तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए, तो यहां पर जो आपके यहां पर क्या होता है, यहां पे रेट ऑफ डिकंपोजिशन, जो एरोबिक माइक्रोब्स का होता है, it is approximately 3 times of that of anaerobic microbes. It is approximately 3 times that of anaerobic microbes. इस चीज को याद रखना, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज यहां पर ये जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं ये रिलाय करते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के ऊपर, पानी की जो डिसॉल्व ऑक्सीजन उसके ऊपर, और एनएरोबिक जो माइक्रोब्स होते हैं ये रिलाय करते हैं जो आपकी बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके ऊपर। समझ आ गई बात। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर खाना है, यहां पर क्या है, एक टेबल है, 4 पाए हो गए, इसके ऊपर खाना पड़ा हुआ है। समझ आ गई बात। दूसरा क्या है, यहां पर आप यहां पर हैं और खाना यहां पे पड़ा हुआ है, और बीच में यहां पे नदी बह रही है, यहां पे रेगिस्तान है, यहां पे जंगल है, फिर यहां पे खाना है। तो आपको इन सबको पार करके तब खाना मिलेगा। एक तरीका तो यह है। दूसरा है कि आप यहां पे है और बिल्कुल आपके सामने खाना रख दिया है, तो कौन सा ज्यादा आसानी से आपको खाना मिल जाएगा, ऑब्वियसली बात है फर्स्ट केस वाला। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, एरोबिक माइक्रोब्स किस पे रिलाई कर रहे हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पे रिलाई कर रहे हैं। देयरफॉर उनका रेट ऑफ डिकंपोजिशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन दैट ऑफ एनारोबिक माइक्रोब्स, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट अपॉन बॉन्डेड ऑक्सीजन। समझ आ गई बात। चलिए, जो ऑर्गेनिक मैटर में बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, चलिए, इतनी बात तो आपको समझ आ गई। अब यहां पे जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, मैं इसको ये भी समझाना है, इसके बाद एक पेज लगाता हूं। अब जो आपके ये जो आपके क्या है, केमिकल नहीं है, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर पे हम बात आ गए हैं। हटाओ इसको, यहां पे आपके लिखो बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। अब जो आपके माइक्रोब्स होते हैं ये आपके अच्छे माइक्रोब्स भी हो सकते हैं और ये आपके बुरे माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। माइक्रोब्स दैट आर आइदर गुड और बैड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, अगर ये जो माइक्रोब्स हैं ये आपकी बॉडी में डिसीज कोज कर रहे हैं, अगर ये आपकी बॉडी में डिजीज कोज कर रहे हैं, तो उस केस में इन माइक्रोब्स को बोला जाता है पैथोजेनिक या फिर पैथोजेंस।
पैथोजेनिक माइक्रोब्स या फिर पैथोजेंस उनको बोला जाता है अगर ये माइक्रोब्स क्या हो, डिसीज कोजिंग। जैसे आपके कुछ माइक्रोब्स टाइफाइड कर देते हैं, कोलरा कर देते हैं, कोविड कर देते हैं, ये भी माइक्रोब, वायरस भी इज अ माइक्रोब। क्लियर होगी बात? तो यहां पर उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, इवन कुछ माइक्रोब्स आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल गट बैक्टीरिया। ठीक है, आप दही खाते हो, कर्ड खाते हो, उसके अंदर भी बैक्टीरिया है, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। हमारी इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया होते हैं, वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि माइक्रोब आपके लिए नुकसानदायक ही हो। तो जो नुकसानदायक होते हैं, जो डिसीज कोज करते हैं, उनको पैथोजेंस बोलते हैं। हमें जो यहां पे दिक्कत है वो इन्हीं पैथोजन से है। हमें जो दिक्कत है वो इन्हीं पैथोजन से है। जो अच्छे माइक्रोब्स हैं उनको तो मैं लेना चाहूंगा ना। मैं जब दही खा रहा हूं, क्यों खा रहा हूं? क्योंकि मैं अच्छे माइक्रोब्स लेना चाह रहा हूं। क्लियर होगी बात? तो यहां पे जो दिक्कत है वो इसी पैथोजन से है, मेरे को यही रिमूव करने हैं। अब ये रिमूव करने हैं तो मेरे को ये जानना पड़ेगा ना कि पानी के अंदर हैं कितने। मुझे अगर इनको रिमूव करना है, इन पैथोजेंस को, तो मुझे जानना पड़ेगा ना पानी के अंदर हैं कितने। तो यहां पे जो हम क्या कर रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि पानी जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि भैया पानी के अंदर पैथोजेंस कितने हैं। उसी अमाउंट से मैं उसका डिसइंफेक्शन करूंगा, उसी अमाउंट से मैं उसके अंदर क्लोरीन डालूंगा, उसी अमाउंट से मैं उसके अंदर यूवी लाइट्स डालूंगा, उसी अमाउंट से मैं उसके अंदर ओजोन डालूंगा, जो भी कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं उसी अमाउंट से डालूंगा जिस अमाउंट से उसके अंदर बैक्टीरिया होंगे। मैं ज्यादा क्यों पैसा बर्बाद करूंगा? अगर एक बंदे को मारना है तो एक ही गोली मारूंगा ना। यहां पर मैं 100 गोलियां एक ही जगह पे क्यों मारूंगा? समझ आ गई बात? आई होप बात समझ आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या होता है, यहां पर एक बैक्टीरिया आते हैं जिनको क्या बोलते हैं? कॉलीफॉर्म्स। ये जो होते हैं दीज आर नॉन पैथोजेनिक्स, नॉन पैथोजेंस, नॉन पैथोजेंस। ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। फिर हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं? हम इनको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारी इंटेस्टाइन या फिर एनिमल, जरूरी नहीं ह्यूमन, कई बैक्टीरिया ह्यूमन इंटेस्टाइन में, कुछ बैक्टीरिया एनिमल इंटेस्टाइन, जो बाकी एनिमल्स भी हैं, उन इंटेस्टाइन में भी अवेलेबल होते हैं। हमारी बॉडी होती है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन आती है, उन इंटेस्टाइन में अवेलेबल हैं। जो हमारी फीसेस निकलते हैं, पोटी या फिर गंदे शब्द बोलूं तो टट्टी, उसमें भी ये बैक्टीरिया कुछ आ जाते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन से ही होके आती है वो, तो उसके साथ ही कुछ बैक्टीरिया इसके साथ आ जाते हैं। तो अगर यहां पे कोई एक रिवर है या फिर कोई एक लेक है, अगर आप उसका पानी उठाते हैं, उसका सैंपल लेते हैं और यहां पर उसके अंदर कोलीफॉर्म्स मिल रहे हैं, तो इसका साफ साफ मतलब है कि यहां पर किसी ने क्या किया होगा? किसी ने यहां पे आसपास पोटी कर दी होगी, या फिर ह्यूमन फीसेस इसके अंदर यहां पे डंप कर दिए होंगे। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? तो वहां पे क्या हो रहा है? मेरे को कॉलीफॉर्म्स मिल रहे हैं। तो सर चलो ये समझ आ गया हमें। तो लेकिन हम जब कॉलीफॉर्म्स अभी आपने बताया हमारे लिए दिक्कत नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में जान ही क्यों रहे हैं? हम सीधा पैथोजेंस पे आए ना। वो इसलिए बिकॉज यहां पे जो आपके पैथोजेंस होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। हर एक पैथोजन के बारे में जानना, हर एक पैथोजन की टेस्टिंग करना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। कई लाखों बैक्टीरिया हैं, लाखों वायरस हैं, तो हर एक के बारे में जानना वो कितना है कितना नहीं है इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। ठीक है, तो अब कैसे करें? और क्योंकि क्या होता है कि मैं पहले एक बैक्टीरिया के बारे में जानूंगा, फिर एक वायरस के बारे में टेस्टिंग करूंगा, फिर तीसरे वायरस के बारे में, फिर प्रोटोजोआ के बारे में टेस्टिंग करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, यहां पे हम जानना चाहते हैं कि भैया पानी के अंदर कॉलीफॉर्म्स कितने हैं। ऐसा क्यों जानना चाहते हैं? ऐसा इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि कॉलीफॉर्म्स की जो लाइफ होती है, लाइफ ऑफ कॉलीफॉर्म्स इज जनरली मोर देन दैट ऑफ पैथोजेंस। जनरली अगर मैं बात कर रहा हूं मोटे मोटे तौर पे, तो जनरली उसकी ज्यादा होती है। ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूं कि भैया पानी के अंदर कॉलीफॉर्म्स ही नहीं है, अगर पानी के अंदर कॉलीफॉर्म्स ही नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है पैथोजेंस भी नहीं होंगे। समझ आई बात? मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर दो बंदों ने जन्म लिया, ए ने और बी ने, दोनों सेम डेट पे पैदा हुए, सेम टाइम पे पैदा हुए। ए की जो लाइफ है वो है 50 साल, बी की लाइफ जो है वो है 60 साल। ठीक है, मैं कह रहा हूं आज की डेट में मतलब 2025 में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो आज की डेट में ये जो बी है
ये जो बी है वो इस दुनिया में नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं आज की डेट में बी इस दुनिया में नहीं है। तो ये अपने आप नहीं समझ आ गया कि ए भी इस दुनिया में नहीं होगा, वो भी मर गया होगा। अरे भैया सेम डेट पे पैदा हुए थे, बी की उम्र 60 साल थी, ए की उम्र 50 साल थी। तो अगर आज की डेट में बी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ए भी नहीं होगा, उसकी उम्र तो और कम थी ना बी से। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या है, कॉलीफॉर्म्स की जो लाइफ और जनरली इट इज मोर देन अदर बैक्टीरियाज। देयरफॉर हम क्या करते हैं, हम यहां पे कॉलीफॉर्म्स की टेस्टिंग करते हैं। और अगर पानी में कॉलीफॉर्म्स ही नहीं मिल रहे हैं जिनकी लाइफ ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, बाकी माइक्रोब्स भी मर गए होंगे। ठीक है, और यहां पे कॉलीफॉर्म्स की टेस्टिंग करना थोड़ा आसान भी पड़ता है, तो वो हमें यहां पर क्या हो जाता है, यहां पे हम उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहां पे क्या होता है, कॉलीफॉर्म्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कॉलीफॉर्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी कॉलीफॉर्म्स की होती हैं, क्योंकि उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही हम टेस्टिंग करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले क्या है, उसकी शेप के बारे में बात करें तो बेसिली होता है। बेसिली मतलब रोड शेप्ड होता है। वो क्या होता है, इट इज रोड शेप्ड। ठीक है, दूसरा क्या है, वो ग्राम नेगेटिव होता है। ग्राम नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहां पे हम जब टेस्टिंग करते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है मैंने, यहां पे पूरा समझा दूंगा। जब हम टेस्टिंग करते हैं तो वहां पे जो स्ट्रेन्स आते हैं वो पिंक या फिर रेड कलर के आते हैं इन ग्राम स्ट्रेनिंग, तो उसको हम ग्राम नेगेटिव बोल देते हैं। ब्लू कलर का है तो हम उसको कुछ और बोलेंगे, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बस आपको बता दे रहा हूं कि यहां पे होता क्या है। ठीक है, ये क्या है, ये ग्राम नेगेटिव है। दूसरा क्या है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग। नॉन स्पोर फॉर्मिंग का मतलब क्या है, जब भी हार्श क्लाइमेट आता है तो बैक्टीरिया जनरली अपने चारों तरफ एक क्या करता है, कवच बना लेता है। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाता। दे डू नॉट प्रोड्यूस एंडोस्पोर्स विच आर रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ बैक्टीरिया टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, ये इतनी हार्श कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। इसका यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्या है, लैक्टोज फर्मेंटेशन करते हैं। लैक्टोज फर्मेंटेशन का मतलब क्या है कि ये उसको यहां पे लैक्टोज पे अटैक करेंगे और यहां पे क्या करेंगे, गैस बनाएंगे। दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, यहां पे टर्म आया है फैकल्टेटिव माइक्रोब्स लिखना था, एनारोबीज नहीं आएगा, फैकल्टेटिव माइक्रोब्स। ठीक है, फैकल्टेटिव माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक होते हैं एरोबिक, एक होते हैं एनारोबिक, एक और यहां पे होते हैं जिसको बोलते हैं फैकल्टेटिव माइक्रोब्स। फैकल्टेटिव माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो अगर ऑक्सीजन है तो बहुत अच्छी बात है, काम करेंगे ही करेंगे, और ऑक्सीजन नहीं है तब भी वो काम कर लेंगे, तब भी दे कैन सर्वाइव। They can work either in the presence or in the absence of oxygen। या तो ऑक्सीजन है या फिर नहीं है। ठीक है, दोनों ही केस में सरवाइव कर लेंगे और दोनों ही केस में पानी का जो पानी में ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन कर देंगे। इनको बोलते हैं फैकल्टेटिव माइक्रोब्स। ठीक है, तो हमारे जो कॉलीफॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, फैकल्टेटिव माइक्रोब्स होते हैं। इस चीज को याद रखना। ठीक है, दे कैन ग्रो विद और विदाउट ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना। समझ आ गई बात? चलिए, अब यहां पे ये जो प्रॉपर्टीज है ना इसकी, लैक्टोज फर्मेंटेशन, ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करते हैं, यहां पे टेस्टिंग करते हैं कि पानी में कॉलीफॉर्म है या नहीं है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले मैं आई जाता हूं एमपीएन टेस्ट पे आ जाता हूं, ये फिर इस पे आ जाऊंगा मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक पे, क्योंकि अब जब चल ही रहे हैं तो हम उस पे आ जाते हैं। लैक्टोज फर्मेंटेशन के बारे में बात हो रही है तो पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर क्या होता है, मेरे पास एक, चलो मैं यहां पे एक पेज ले लेता हूं। यहां पर क्या होता है, हम यहां पर एमपीएन टेस्ट में जब हम बात करते हैं, जब हम एमपीएन टेस्ट में बात करते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं, एटलीस्ट 3 डाइल्यूशन की 5 टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं, 5 टेस्ट ट्यूब ईच यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अभी 1 मिनट दे दीजिए, मैं इस पे ही आऊंगा कि ये 3 डाइल्यूशन की 5 टेस्ट ट्यूब ईच का मतलब क्या हुआ। चलो खाली बता दे रहा हूं, लेकिन इसकी डिटेल में मैं बात बताऊंगा। तो यहां पर क्या होगा, मैं एक्चुअली कम से कम 15 टेस्ट ट्यूब यूज करूंगा।
मैं एक्चुअली क्या करूंगा, 15 टेस्ट ट्यूब यूज करूंगा। ठीक है, 5 ये, इसको कॉपी करके फिर 5 कर देता हूं, कॉपी पेस्ट, और ये अरे पेस्ट हो जा, चलो दोबारा कॉपी कर लेते हैं। चलो, तो ये मेरी क्या हो गई, 15 टेस्ट ट्यूब हो गई। मैं क्या करूंगा, इन सब टेस्ट ट्यूब में पहली वाली 5 टेस्ट ट्यूब में क्या करूंगा, 10 ml सैंपल डालूंगा। ठीक है, दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में क्या करूंगा, मैं यहां पे 1 ml टेस्ट सैंपल डालूंगा, और तीसरी वाली यहां पे टेस्ट ट्यूब में क्या करूंगा, मैं यहां पे 0.1 ml सैंपल डालूंगा। कितना करूंगा, 0.1 ml सैंपल डालूंगा। तो यहां पे डिफरेंट कंसंट्रेशन, सुनिए इस बात को बहुत ढंग से, यहां पे डिफरेंट कंसंट्रेशन यहां पे क्या हो रही है, सैंपल की मिल रही है मेरे को। क्यों? क्योंकि यहां पे 10 ml सैंपल डाला जा रहा है और बाकी यहां पे डाला जा रहा है कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम क्या होता है, कल्चर मीडियम वो होता है, ये सिंपली मान लीजिए फूड और इन्वायरमेंट, जो यहां पे कोलीफॉर्म्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा। समझ आ गई? कल्चर मीडियम का मतलब क्या है, ऐसा फूड जो कोलीफॉर्म्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा, वो डाला जा रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट यहां पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन का मेरे पास यहां पे सैंपल अवेलेबल है। समझ आ गई बात? तो कम से कम 3 डाइल्यूशन की और 5 टेस्ट ट्यूब ईच मैं यहां पे यूज करूंगा। अब यहां पे एम्पियन टेस्ट करते कैसे हैं उस पे आते हैं। तो यहां पे एम्पियन टेस्ट जो होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रिजम्पटिव टेस्ट, दूसरा होता है कंफर्मेटरी टेस्ट, और तीसरा होता है आपका कंप्लीट टेस्ट। प्रिजम्पटिव टेस्ट क्या होता है, वो टेस्ट किया जाता है किस पर्पस के लिए, फॉर नोइंग वेदर देयर आर कोलीफॉर्म्स है, कोलीफॉर्म्स होने की पॉसिबिलिटी भी है या नहीं है। अभी हम श्योर नहीं है, हम बस ये जान रहे हैं कि क्या इसके अंदर कोलीफॉर्म हो सकते हैं। ये मान लीजिए आपके घर में क्या है, एक फ्लास्क जो है, आप घर से बाहर गए हुए थे और एक फूल दस्ता जब वापस आए तो गिरा हुआ मिला, टूटा हुआ मिला। तो यहां पे एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि चोर आया, हो सकती है तब गिर गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि अर्थक्वेक आया होगा तब गिर गया होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो सकती है कि कोई खिड़की खुली रह गई हो, हवा से गिर गया होगा। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई जानवर आ गया हो आपकी खिड़की से, उसने गिरा दिया हो। तो यहां पर जरूरी तो नहीं है कि चोर ही आया हो उससे गिरा हो, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो है ना कि चोर आ सकता है। तो सिमिलरली यहां पे पानी के अंदर कोलीफॉर्म्स की पॉसिबिलिटी है भी या नहीं है, वो हम यहां पे पता करते हैं किससे, प्रिजम्पटिव टेस्ट से। ठीक है, बात समझ आ गई? फिर जब हमें, चलो पहले प्रिजम्पटिव टेस्ट पे आते हैं, फिर हम कंफर्मेटरी पे आएंगे। ठीक है, पहले एक बात समझ आ गई, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अर्ली डिटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये करते कैसे हैं उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, उसके बाद कंफर्मेटरी पे आएंगे, उसके बाद हम कंप्लीट टेस्ट पे आएंगे। चलिए, तो वापस आते हैं। चलिए, आप ना अपनी बुक्स में पता क्या देखेंगे, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से देखेंगे। एक यहां पे बीकर बना होगा, देखिए सुनिए, यहां पे लिखा होगा, बुक्स में ऐसा लिखा होगा 10 ml। ठीक है, फिर इसमें से एक एरो दिखाया होगा और यहां पे डाला होगा 1 ml। ठीक है, यहां पे लिखा होगा 1/10, फिर यहां से उठाया होगा और एरो ऐसे दिखाया होगा, यहां पे लिखा होगा 1/100, यहां पे लिखा होगा 1 ml। बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, इंटरनेट पे भी देखोगे तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ होगा, 1/1000 यहां पे लिखा होगा। समझो इस बात को, प्लीज समझो इस बात को। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, ठीक है, इसको गलत सेंस से मत लेना। ठीक है, मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूं, मैं खुद भी कंज्यूम नहीं करता हूं। एल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं। आप सब बीटेक कर रखा है या कर रहे होगे, तो आपके दोस्त, आप तो अच्छे बच्चे हो, आप तो नहीं कंज्यूम करते होगे, आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपके दोस्त वो सीनियर कंज्यूम करते होंगे। ठीक है, तो यहां पर ये है आपका नीड पैक। ठीक है, एक नीड पैक है, बिल्कुल ये ग्लास है, इसके अंदर पूरी मैंने दारू पलट दी। समझ आ गई बात? चलिए, फिर मैंने क्या किया, इस दारू में से थोड़ा सा दारू निकाली और दूसरे गिलास में पलट दी।
थोड़ी सी दारू निकाली और दूसरे गिलास में पलट दी, ठीक है। और लेकिन सुनिए सुनिए प्लीज सुनिए इस बात को, ये गिलास ऊपर तक भरा हुआ था, ये गिलास ऊपर से दारू तक भरा हुआ था, ठीक है। मान लीजिए ये जो सैंपल है 10 ml का है, मान लीजिए क्या है 10 ml का है। मैंने दूसरा गिलास लिया, ये मान लीजिए मेरा हाथ जो है दूसरा गिलास है, मैंने इसमें से 1 ml जो था वो इसके अंदर डाल दिया, थोड़ा इसके अंदर डाल दिया, और फिर क्या किया, बाकी पूरा पानी से भर दिया। समझ आ गई बात। ये मेरे पास गिलास था दारू का, ये पूरा दारू से भरा हुआ है। तो मैंने क्या किया, दूसरा गिलास लिया, इसमें से थोड़ी सी दारू इसमें डाल दी, ठीक है। और मैंने फिर क्या किया, बाकी जो बचा हुआ है उसे मैंने पानी से भर दिया, ठीक है। अब समझिए, फिर मैंने क्या किया, मैंने अब तीसरा गिलास लिया। अब तीसरे गिलास में क्या किया, इस वाले गिलास से थोड़ी दारू इसमें गिरा दी, दारू प्लस पानी इसमें गिरा दिया। और बाकी क्या किया, बाकी अगेन यहां पे पानी से भर दिया। अब सुनिए मेरी बात, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि नीट था, ठीक है। फिर ये क्या किया, आपने डाइल्यूशन किया, थोड़ा बहुत नशा कम चढ़ेगा। अब जब आपने ये तीसरा वाला ग्लास उठाया, ठीक है, इसमें तो बहुत ही कम आएगी दारू। क्यों? क्योंकि सुनिए इस बात को, इसमें इस वाले सेकंड ग्लास में जो दारू थी वो सिर्फ इतनी है, दिस इज द अमाउंट ऑफ दारू, ठीक है। बाकी तो पानी डाल दिया। अब जब इसमें से उठा के इसमें डाल रहे हो तो पानी, ये यहां पे ये जो आया है ये सिर्फ दारू नहीं आई है, ये क्या है, दिस इज दारू प्लस वाटर, क्योंकि आपने इसमें से डाला है, दिस इज दारू प्लस वाटर। समझ आ गई बात। तो यहां पे जो दारू का कंटेंट है, यहां पे दारू तो जो थी वो 1 ml थी, 9 ml जो थी वो आपका पानी था, ठीक है। यहां पे जो आपकी दारू है ये 1 ml नहीं है, यहां पे दारू ये क्या होगी, 1/10 होगी, 1/10 ml होगी दारू इसमें। बात समझ आई? क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहां पर ये जो पूरा सैंपल बना है, इस पूरे सैंपल में 1/10 ही तो दारू है। टोटल सैंपल 10 ml का है, उसमें 1 ml दारू है। बात समझ आ गई? बात क्लियर है? पूरा जो है वो गिलास जो है 10 ml का है, उसमें 1 ml दारू है, तो 1/10, तो 1/10 ही तो डाला है इसमें, 1/10 का सैंपल डाला है इसमें, तो जो दारू इसमें है 1/10 की गई है। समझ आ गई बात? आई होप बात समझ आ गई होगी। तो यहां पर जो आपका सैंपल बना है, वो कितने का बना है? यहां पे 10 ml दारू है, यहां पे 1 ml दारू है, और यहां पे आपका 0.1 ml दारू है। क्लियर है? यहां पर इस तरीके से आपका क्या है, डाइल्यूशन। तो हमने 3 डिफरेंट डाइल्यूशन का सैंपल लिया। तो ये चीज है जो बुक्स में लिखा होता है, दिमाग पकड़ के बैठ जाए तो सर ये कैसे हो गया। चलिए तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब आते हैं वापस आते हैं। यहां पर मैंने ना एक टेस्ट ट्यूब भी रखी थी, हाँ ये रही। जरा इसको ढंग से देखिए, ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, दिस इज योर टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर ये दिख रही है, ये वाली ट्यूब, एक अलग से ट्यूब दिखे यहां पे, ये जो अलग से ट्यूब है ना, इसको हम बोलते हैं ड्यूरम, DURHM, ड्यूरम ट्यूब्स। ये क्यों डाली जाती है? ये डाली जाती है टू कैप्चर गैसेस। समझेंगे? अभी समझेंगे, डरना नहीं है, मैं सबको समझा दूंगा आपको, एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब समझिए, ये सब बातें नहीं मिलेंगी आपको कहीं भी जो आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं आधा अधूरा। तो मैं आपको पूरा डाटा दे रहा हूं, इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं और कुछ नहीं करना है। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको डाटा दे रहा हूं, और प्लीज शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए तो वापस आते हैं प्रिजम्पटिव टेस्ट पे। तो मैं यहां पे क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक चीज ऐड कर लेता हूं। चलिए तो यहां पर बहुत ढंग से, तो यहां पर क्या है, मेरे पास 5 टेस्ट ट्यूब्स हैं। एक, 2,
3 4 5 कॉपी मारो और पेस्ट मारो, कॉपी मारी पेस्ट मारी, कर्नाटका में ऐसे बोलते हैं, कन्नड़ा में, क्योंकि मैं बेंगलोर रह के आया हूं तो मुझे पता है वहां पर। चलिए, तो यहां पे क्या किया है, हर इसमें मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने क्या किया है 10 ml का वाटर सैंपल डाल दिया है। इसमें क्या किया है, इन सब में मैंने 1 ml का वाटर सैंपल डाल दिया है। इसके अंदर क्या किया है, 0.1 ml का वाटर सैंपल डाल दिया है। तो 1 ml 0.1 ml क्यों किया, अब समझ आया डाइल्यूशन कैसे किया हमने। हम यहां पे 0.2 क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, इजी कैलकुलेशन हमारी यहां पर हो जाती है। चलिए, ये हमने डाल दिया। अब ये तो मैंने यहां पे सैंपल डाला, इसके साथ साथ मैंने क्या करा, यहां पे कल्चर मीडियम डाल दिया। इसके साथ साथ थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इसके साथ साथ मैंने क्या किया, कल्चर मीडियम डाल दिया। ये जो कल्चर मीडियम है, ये जनरली क्या होता है, लैक्टोज ग्रोथ होता है। ये क्या होता है, लैक्टोज ग्रोथ होता है। एक्चुअल में हमारे आईएस कोड, अरे कहां गया, एक्चुअल में हमारा आईएस कोड 16222 जो होता है, वो यहां पे डिफरेंट ग्रोथ देता है। मैककॉन की जो है वो ग्रोथ उसने बोला है हमारे आईएस कोड ने, ठीक है, फॉर प्रिजम्पटिव मीडियम, ठीक है, उसके हम यूज करेंगे। और जब कंफर्मेटरी टेस्ट होगा वहां पे हम यूज करेंगे BGBL ग्रोथ, BGB बोलते हैं, BGB ग्रोथ, सुनेंगे इस बात को। जब हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे तो वहां पे हम ये जनरली यूज करते हैं। तो अगर लैक्टोज ग्रोथ भी आए, अगर यहां पे बोला जाए कि प्रिजम्पटिव टेस्ट में हम लैक्टोज ग्रोथ का यूज करते हैं तो सही है, गलत नहीं है। अगर वहां पे देखिए सब जने लैक्टोज ग्रोथ ही पढ़ाते हैं, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए वो डाल देगा एज पर आईएस कोड 1622। तो वहां पे कौन सा यूज कर, वहां पे किस पे टिक करेंगे, इस पे टिक करके आएंगे। समझ आ गई बात, मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लैक्टोज ग्रोथ आपका गलत नहीं है, लैक्टोज ग्रोथ ही यूज करते हैं हम। चलिए, लेकिन आईएस कोड ने ये भी नाम दे रखा है। और तो यहां पे हम लैक्टोज ग्रोथ हम मीडियम यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे कोलिफॉर्म की एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि वो यहां पे लैक्टोज को फर्मेंट करता है, वो लैक्टोज को फर्मेंट करता है। लैक्टोज को फर्मेंटेशन करेगा तो यहां पर क्या होंगी, गैसेस की फॉर्मेशन होंगी। तो अगर यहां, अब समझ आया मैंने यहां पे ये ड्यूरम की ट्यूब क्यों डाल रही है, क्योंकि यहां पे क्या हो रही है, यहां पे माइक्रोब्स जो हो रहे हैं वो इस कल्चर मीडियम को क्या करेंगे, फर्मेंट करेंगे। यहां पे गैसेस फॉर्मेशन होंगी और वो यहां पे गैसेस क्या होंगी, इस वाले ट्यूब में कैप्चर हो जाएंगी। अगर इस ट्यूब में मेरे को गैसेस दिख रही हैं तो मैं इसको बोलूंगा पॉजिटिव टेस्ट ट्यूब, पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट बोलूंगा अगर मेरे को गैसेस दिख रही हैं। और ये जो इंक्यूबेशन होता है वो मैं 24 घंटे के लिए जनरली करता हूं, ठीक है। अगर मेरे को यहां पे कोई गैसेस नहीं दिख रही हैं तो मैं 24 घंटे से फिर 48 घंटे तक कर देता हूं। पहले 24 घंटे रख के देखता हूं, एक दिन रख के देखता हूं, गैसेस फॉर्मेशन हो रही है सब में तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो रही है तो मैं फिर 48 घंटे के लिए करता हूं। तो यहां पर इतनी बात तो हमें समझ आ गई है कि यहां पर क्या हो रही है, गैसेस फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब मैंने इसको प्रिजम्पटिव टेस्ट क्यों बोला, क्योंकि ये आइडिया दे रहा है, क्योंकि यहां पे आपकी कोलिफॉर्म्स लैक्टोज क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं। लेकिन जरूरी है क्या कि कोई और माइक्रोब यहां पे नहीं होगा जो गैस फॉर्मेशन कर दे, कोई और माइक्रोब भी तो हो सकता है जो गैस फॉर्मेशन कर दे, फॉल्स हमें दे दे आइडिया, ठीक है। तो हमें एक सिर्फ और सिर्फ आइडिया लगा है कि यार हो सकता है कि इसके अंदर कोलिफॉर्म्स हो, क्योंकि गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेरा जो क्या नाम था, वॉस फूल दस्ता, वो गिरा हुआ था, ठीक है। तो मैंने एक बार नजरे वजरे मिलाई तो मैंने देखा कि यहां पर कहीं पैरों के निशान भी हैं, ठीक है, पैरों के भी निशान है। तो हो सकता तो है कि यहां पर कोई ना कोई तो चोर आया होगा। समझ आ गई बात, क्लियर है। चलिए, तो ये क्या कर रहा है, अर्ली डिटेक्शन कर रहा है। अब आ जाते हैं यहां पे एमपीएन के ऊपर, एमपीएन नंबर के ऊपर। प्लीज सुनेंगे इसको बहुत ढंग से। तो यहां पे और कुछ सुन रह गया,
ठीक है, ये यही चीज है। हाँ, तो हम 24 घंटे की, ये चलो आपको समझ आ गया। अब आ जाते हैं एमपीएन के ऊपर। एमपीएन नंबर कैसे निकालते हैं, अब देखिए। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पे 3 डाइल्यूशन की हमने टेस्ट ट्यूब ली थी 5-5, ठीक है। मान लीजिए जो जिसमें गैसेस बनी 10 ml में 5 में से 5 की गैसेस बन गई। जो 1 ml वाले सैंपल थे उसमें क्या थी, उसमें जो गैस बनी वो 5 में से 4 में बन गई, और 0.1 ml में जो गैसेस बनी वो आपकी क्या बन गई, 2 में बन गई। बात समझ आ गई। 10 ml में 5 में बनी, टोटल जो थी 5 थी, ठीक है। 1 ml में 4 में बनी और 0.1 ml में 2 में बनी, ठीक है। अब क्या करोगे, आप इसको ऐसे लिख दोगे 5, 4, 2, 5, 4, 2, ये आप यहां पे लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे अपने आईएस कोड 1622 पे। यहां पर आपके पास एक टेबल दे रखी है, फॉर योर एम्पिएंट इंडेक्स फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन। आपको यहां पे क्या दे रखी है, यहां पे वैल्यूज दे रखी हैं। अब सुनेंगे, तो यहां पर मेरे पास क्या है, यहां पे है 542, तो यहां पे मैं 542 ढूंढूंगा। तो इसी तरीके से और भी टेबल है, ये खाली एक टेबल है, इसी तरीके से और भी टेबल होती है, ठीक है। पूरा एक लंबी टेबल है, इसकी स्टैटिकल टेबल है, तो यहां पे मैं उसको ढूंढूंगा। फॉर एग्जाम्पल 412 कर देता हूं, मैं इसको 412 कर देता हूं, 412, ठीक है। फिर मैं आऊंगा यहां पे, मैं देखूंगा कितना है 26, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एमपीएन इज 26 पर 100 ml। बात समझ आ गई, आई होप बात समझ आ गई होगी। चलिए अब समझिए, लेकिन यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में 3 डाइल्यूशन नहीं देंगे, वो यहां पे 5 डाइल्यूशन दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.01 ml, 0.001 ml, ऐसे दे देंगे। प्लीज ढंग से सुन लीजिएगा। अगर ये बाहर से अगर आपको डिस्टरबेंस आ रहा है तो यहां कावड़ यात्रा जा रही है, मैं 1 मिनट के लिए पॉज लूंगा। मैं यहां पे एडिटिंग में कट लगा दूंगा। चलिए, तो यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 की जगह 5 डाइल्यूशन दे देंगे। मैंने बोला एटलीस्ट 3 डाइल्यूशन चाहिए हमें, ठीक है। मैंने कभी ये नहीं बोला 3 ही चाहिए, मैंने हर बार ये बोला है एटलीस्ट 3 डाइल्यूशन चाहिए फॉर दिस टेस्ट। तो यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करेंगे, 3 की जगह 5 दे देंगे। इसका यहां पे दे देंगे 5, 4, 3, 2, 1। तो यहां पे कौन से 3 लोगे, आप ये भी 3 ले सकते हो, ठीक है। यहां पे एक नंबर बन सकता है 543, एक नंबर बन सकता है आपका 432, और एक और नंबर बन सकता है आपका 321। तो यहां पे 3 नंबर यहां पे बन सकते हैं। तो यहां पे कौन सा नंबर लोगे, प्लीज ढंग सुन लीजिए। आप शुरू करते हो, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप शुरू करते हो कहां से, द सैंपल डेट हैज हाईएस्ट डाइल्यूशन। आप क्या करते हो, आप वहां से शुरू करते हो, यहां पे सैंपल जो हो डेट हैज हाईएस्ट डाइल्यूशन। हाईएस्ट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, आपने बहुत ही कम वहां पे सैंपल डाला है, बाकी सब पानी डाल दिया,
लेकिन तब भी सुनिए इस बात को, प्लीज ढंग से सुन लीजिएगा। आपने क्या किया था, एक सैंपल ये था, इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 ml था। फिर आपने क्या किया, इसमें सिर्फ 1 ml डाला। फिर आपने क्या किया, इसमें 0.1 ml डाला, फिर और कम कर दिया। अगर यहां पे बाकी सब तो क्या है, मीडियम है ना, कल्चर मीडियम। अगर आपको यहां पे 0.001 ml में भी पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप उसको ज्यादा महत्व दोगे ना, ठीक है, क्योंकि इतने से पानी में भी आपका क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया। मतलब यहां पे माइक्रोब्स की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा थी, मतलब आपकी माइक्रोब्स होंगे ना वहां पर इतने से में भी, तो आप इसको ज्यादा महत्व दोगे। समझ आ गई बात? तो यहां पर क्या करोगे, आप चूज करोगे इसको 3:2:1 को, ठीक है, जो आपकी हाईएस्ट डाइल्यूशन है वहां से शुरू करोगे, जो आपकी हाईएस्ट डाइल्यूशन है वहां से शुरू करोगे, ठीक है, उसको लेना जरूरी है। तो यहां पे हमारा क्या हुआ, तो यहां पर हमारा 3:2:1 हमारा ये हमारा बनता है, 3:2:1 लिया, ठीक है। अब 3:2:1 के लिए, 3:2:1 के लिए है, हाँ 3:2:1 के लिए यहां पे आंसर कितना आ रहा है, 17। यहां पे आंसर जो आ रहा है 17, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 नहीं, इसका आंसर 17 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो यहां पे आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपका 10, 1 और 0.1 के लिए, 10, 1 और 0.1 ml के लिए ये वैल्यूज दे रखी हैं। बात समझ आई? ये जो दे रखी हैं ये इसके लिए दे रखी हैं 10, 1 और 0.1, लेकिन आप ये जो आपका 3:2:1 आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है आपका 0.1, 0.01 और 0.001। बात समझ आई? बात समझ आई? ये जो आपका 17 था, ये जो आपका 17 था, ये था आपका 10 ml, 1 ml और 0.1 ml, इसके लिए था। लेकिन एक्चुअल में जो आपने यूज किया है वो यूज किया है 0.1 ml, 0.01 ml, 0.001 ml, तो आपने ज्यादा डाइल्यूटेड सैंपल यूज किया है, ठीक है। उसके अंदर तब भी आपकी क्या आ रही है, यहां पे गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है एक्चुअल में जो माइक्रोब्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे ना। सुनिए इस बात को, प्लीज हम सुनिएगा। हमारा जो दारू वाला एग्जांपल था, आपका यहां पे ये जो दारू थी एक्चुअल में डिफरेंट दारू आ सकती है, 1000 रुपए की भी आती है, 2000 की भी आती है, 25,000 की भी आती है। आपने 25,000 वाली पहले आपने ये पूरी ली, फिर उसको डाइल्यूट किया, फिर और डाइल्यूट किया, ठीक है। और दूसरी आपने क्या की, 1000 वाली दारू आपने नीट ले ली, आपने 1000 वाली दारू नीट ले ली। आपने क्या किया, दोनों को पिया, एक मान लीजिए आपने पिया, एक आपके दोस्त ने पिया। मैं ये कह रहा हूं अगर इतने डाइल्यूटेड पीने पर भी आपको बहुत ज्यादा नशा हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा नशा हो रहा है तो इसका मतलब है अगर आप नीट पीते तो भाई पगला जाते। बात समझ आ रही है? अगर इतना डाइल्यूटेड पीने पर भी नशा सिर घूम जा रहा है तो नीट पीते तो क्या हाल हो जाता, बहुत ज्यादा नशा हो जाता, ठीक है ना। तो यहां पे वही तो मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भैया जब हमारा डाइल्यूशन नहीं था, 10 1.1 में हम कर रहे थे तो उसमें 17 माइक्रोस बता रहे थे, लेकिन हमने इतना ज्यादा डाइल्यूट भी कर दिया तब भी आपको नशा हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में जो पानी होगा उसके अंदर बहुत ज्यादा माइक्रोब्स होंगे। उसके अंदर कितने माइक्रोब्स ज्यादा होंगे, जितना यहां पे क्या होंगे, 17 इंटू 10। क्यों? क्योंकि आपने 10 की जगह 0.1 यूज किया है, 17 इंटू 100 होगा। क्यों? क्योंकि 10 की जगह आपने क्या किया, 0.1 यूज किया है। तो अगर आप 10 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.1 मिलेगा, ठीक है। 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया तो इस वाली वैल्यू को 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप बात समझ आ गई होगी, क्लियर है? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर तो इसका आंसर कितना होगा, 1700। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 1700। इज द करेक्ट आंसर। अब सुनिए इस बात को, अगर यहां पे आपको कुछ ऐसा दिया होता, 10 ml, 1 ml, 0.1 ml, 0.01 ml, 0.001 ml,
और यहां पे वैल्यू होती है आपकी 54321। 54321 की जगह यहां पे 0 होता तो अब क्या होते, अगेन 3 कॉम्बिनेशन बनते। एक ये बनता कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन बनता ये, और तीसरा कॉम्बिनेशन बनता ये। तो अब आप कौन सा कॉम्बिनेशन लोगे? एक होगा 543, एक होगा 432, एक होगा 320। ठीक है, तो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है? 320 नहीं, इस केस में 320 नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एक पॉइंट तो आपने पकड़ लिया कि आपको क्या करना है, आपको हाईएस्ट डाइल्यूशन को देखना है सबसे पहले। ठीक है, लेकिन उसमें यहां पे इट शुड हैव एटलीस्ट 1 पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट। ये क्या होना चाहिए? इसके पास कम से कम एक पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट होना चाहिए। ये वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दोगे। अब क्या करोगे? इसके ऊपर वाला जो वैल्यू होगी उसको ले लोगे, तो 432 को ले लोगे। बात समझ आ गई? तो 432 के लिए यहां पे वैल्यू नहीं है। 432 के लिए मान लीजिए यहां पे 432 भी होता, मान लीजिए 432 भी होता और यहां पे वैल्यू होती मान लीजिए 38, मान लीजिए, तो यहां पे इसका एम्पियन कितना हो जाता? 38 होता? नहीं, 38 नहीं होता। यहां पे 38 क्यों नहीं होता? बिकॉज 38 जो था वो आपकी यहां पे टेबल से आ रहा था, और टेबल में ये है आपके 10 ml, 1 ml और 0.1 ml के लिए। लेकिन एक्चुअल में ये जो आपका डाटा आया है 432, ये किसके लिए आया है? 1.1 और 0.01 के लिए। तो 432 जो आया है वो आया है 1 ml, 0.1 ml, 0.01 ml के लिए। तो यहां पर आपका क्या हुआ? आपने क्या किया? 10 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, आपने 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। तो सिंपल सी बात है, इस वाली वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर आ जाएगा 380। सो 380 इज द करेक्ट आंसर। हम क्या करते हैं? हाईएस्ट डाइल्यूशन देखते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, उसमें कम से कम एटलीस्ट 1 पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको नेग्लेक्ट करोगे। ठीक है, जनरली जितना भी नोट्स में पढ़ाया गया है ऑनलाइन में, उन्होंने ये बात तो सही बता दी कि हम हाईएस्ट डाइल्यूशन देखते हैं, लेकिन सेकंड वाला पॉइंट तो बताया ही नहीं उन्होंने, तो वहां पे वो आपको गलत कर देते हैं। तो अगर 0 आ रहा है, अगर ये पॉइंट 0 आ रहा है, आप अब तो चैट जीपीटी भी आ गया, आप उसमें सर्च कर सकते हैं। अगर ये 0 आ रहा है, ठीक है, तो इसको नेग्लेक्ट करोगे, आप इसको नहीं ले सकते। चलिए, तो ये आपका प्रिजम्पटिव टेस्ट है। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम कंप्लीट टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट और कंप्लीट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ये कुछ क्वेश्चंस है मैं दिखा देता हूं, इसका आंसर बता दीजिएगा। 9 नंबर पॉजिटिव, ठीक। ये तो थॉमस इक्वेशन नहीं, थॉमस फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे, ये अभी थॉमस फॉर्मूला बताया नहीं है मैंने। हाँ, ये क्वेश्चन कर सकते हो, ये क्वेश्चन कर सकते हो, ये कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा आपका आंसर क्या है। मैं अगले वाले लेक्चर में इसको करूंगा ही करूंगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।